और बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत नमस्कार। आज हम लोग चालू करते हैं ग्रेविटेशन, एक नया चैप्टर। ग्रेविटेशन क्या है? चैप्टर का नाम है ग्रेविटेशन। क्या है? ग्रेविटेशन। अब देखिए, ग्रेविटेशन ना कई प्रकार से पढ़ा जाता है। जैसे मतलब कुछ टीचर्स यहाँ पे चालू कर देते हैं, लगभग टीचर्स चालू करते हैं यहाँ पर न्यूटन लॉज ऑफ मोशन से, जो ग्रेविटेशन का होता है Gm1m2/r²। ठीक है, पर मैंने सोचा कि मैं यहाँ से पहले फिर मैं थोड़ा एक बुक है DC पांडे सर की, मैं उसको ज़्यादा प्रेफरेंस देता हूँ। मैंने उसी से अपनी तैयारी करी, तो मैं उस बुक के आपको पहले पढ़ाता हूँ केपलर्स लॉ। क्या लॉ? केपलर्स लॉ। ठीक है, ग्रेविटेशन से कुछ होता नहीं, एक म्यूचुअल अट्रैक्शन होता है। पर पहले हम लोग चालू करते हैं केपलर्स लॉ। क्या चालू करते हैं? केपलर्स लॉ। केपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन। कैसा मोशन? केपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन। ठीक है, अब केपलर साहब के कुछ प्लेनेटरी मोशन में 3 लॉ उन्होंने दिए। कितने लॉ दिए? 3 लॉ। जो पहला लॉ उन्होंने दिया एक लॉ ऑफ ऑर्बिट पे दिया। किस पे दिया? लॉ ऑफ ऑर्बिट पे। दूसरा एरिया पे दिया, और तीसरा टाइम पीरियड पे दिया। किस पे दिया? टाइम पीरियड पे। आइए हम लोग पहला लॉ पहले समझते हैं। क्या समझते हैं? पहला लॉ जो इन्होंने फर्स्ट लॉ दिया, फर्स्ट लॉ ऑफ ऑर्बिट। फर्स्ट लॉ ऑफ ऑर्बिट, केपलर साहब का ये पहला लॉ था, फर्स्ट लॉ ऑफ ऑर्बिट। ठीक है, इन्होंने इस लॉ में क्या बताया? ऑल प्लैनेट्स, कितने? सारे प्लैनेट्स। पहले डेफिनेशन लिख लीजिए। ऑल प्लैनेट्स मूव इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट, एक ऑर्बिट में घूमते हैं। ठीक है, ऑल प्लैनेट्स मूव इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट बाई, मतलब सन जो होता है, ऑल प्लैनेट मूव इन एलिप्टिकल ऑर्बिट विद द सन, with the sun situated at the one foci, at one of the foci। अब देखो, जितने भी प्लैनेट्स हैं, केपलर लॉ का मतलब समझिए। ये जो केपलर साहब ने जो पहले लॉ दिया, उसका मतलब कि मान लो ये एक ऑर्बिट है। ठीक है, ये मेरे पास एक ऑर्बिट है, यहाँ पे ये है, मान लो ये एक सन है। क्या? सूरज दादा, हमारे सूरज दादा सन है। ठीक है, यहाँ पे एक हमारे पास सूरज दादा है जो है सन। ठीक है, और मान लो ये एक प्लैनेट पी है। ठीक है, यहाँ पे एक तो कोई प्लैनेट है, वो क्या है? पी है। अब जो इसमें सबसे पहले ये समझो, जो सन से एक प्लैनेट मान लो ये है, एक प्लैनेट मान लो ये है। कितने प्लैनेट है? तो टोटल 3 प्लैनेट मैंने लिए, 1 2 3, 3 प्लैनेट लिए। ठीक है, सन से जिस प्लैनेट की सबसे कम दूरी होती है, क्या होती है? सबसे कम दूरी होती है, सबसे कम। देखो ये कितनी कम दूरी है, और ये वाले प्लैनेट की, ये कोई मान लो, ये मान लो बी ले लिए, इसको सी ले लिया। ठीक है, इस सन से ये जो कितनी कम दूरी का है, दूरी कम है, तो इसको हम लोग कहते हैं पेरीहीलियन। क्या कहते हैं? पेरीहीलियन। पेरीहीलियन या फिर पेरीजी। क्या कहते हैं? पेरीजी। और जो इतनी दूरी है, कितनी ज़्यादा, ये जो सी है, सी वाला पॉइंट, इसे हम लोग कहते हैं एपीहीलियन। क्या कहते हैं? एपीहीलियन या फिर एपीजी। ठीक है, पेरीहीलियन, पेरीजी, एपीहीलियन, एपीजी। समझ गए? नोट करो जल्दी से इसको। ठीक है, नोट कर लिए। अब देखो, इस लॉ से हमें क्या पता चल रहा है? इस लॉ से हमें ये पता चल रहा है कि ये लॉ से हमें ये पता चल रहा है कि जो सन और प्लैनेट है, जो प्लैनेट है, प्लैनेट देखो पहले ये बी, मतलब मैं पी लेता हूँ। मेन था ना, ये जो प्लैनेट पी है वो पहले यहाँ पर आया, इसको मैंने इसीलिए यहाँ पे बी लिया। ठीक है, और ये वाला फिर यहाँ पर आया, सी वाले पर आया, सी पॉइंट पर आया। पहले ये वाला प्लैनेट था, पहले वो ये वाले पॉइंट पर आता है, पी डैश मान लो इसको लिया। फिर ये वाला प्लैनेट इस पे आता है। ठीक है, तो इससे हमें ये क्या पता चल रहा है कि जो प्लैनेट है वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। क्या कर रहा है? प्लैनेट अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, मतलब सन विद रिस्पेक्ट टू द सन प्लैनेट चेंजेस इट्स पोजीशन। ठीक है,
समझ में आ रहा है? जैसे जैसे पृथ्वी घूम रही है, जैसे जैसे पृथ्वी हमारी घूम रही है, तो वैसे वैसे सन और प्लैनेट चेंज कर रहे हैं अपनी पोजीशन भी। समझिए, सन लिख लो, मैं लिख दे रहा भाई, सन एंड प्लैनेट, ये सूरज है, ये पृथ्वी है, ये दोनों अपनी, सन एंड प्लैनेट चेंज इट्स पोजीशन, सन एंड प्लैनेट चेंज इट्स पोजीशन कॉन्स्टेंटली by as the earth moving, as the earth is varying। समझे? सन और प्लैनेट अपनी पोजीशन को चेंज करे जा रहे हैं जैसे जैसे वो हो रहा है। तो जो क्लोजेस्ट पॉइंट है उसे कहते हैं पेरीहीलियन, और जो सबसे फारदेस्ट पॉइंट है उसे कहते हैं एपीहीलियन, यानी एपीजी। ठीक है, जल्दी नोट करो। नोट कर लिए? अब देखो, जैसे सन यहाँ पर था, अब सन की पोजीशन में मान लो यहाँ पे सन आया, क्योंकि पृथ्वी हमारी घूम रही है ना, ये मान लो कोई पृथ्वी है, मान लो ये पृथ्वी है, तो ये सन भी अपना उस हिसाब से मूव कर रहा है। सन पहले यहाँ पर था, फिर सन यहाँ पर आ गया, तभी तो मैंने बोला कि सन एंड प्लैनेट अपनी पोजीशन को भी क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। ये अपनी पोजीशन को क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या पता चल रहा है, जो सम ऑफ द जो डिस्टेंस के दोनों के जो सम है वो क्या है, बराबर है। जैसे जो इसका डिस्टेंस है एस और पी डैश का, इसका एस और पी, ये एस और पी का जो डिस्टेंस है, और जो एस पी डैश का है, एस पी डैश, ठीक है, इसका दोनों कांस्टेंट है, तो लिख लो एस पी प्लस एस पी डैश इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। क्या है, कांस्टेंट है। अगर मान लो ये अगर 2b है, कितना है 2b, तो ये भी कितना है 2a। ठीक है, अगर ये 2b है तो वो भी पूरा 2a है। देख लो फिर से 2, अगर ये पूरा 2b है तो ये कितना है 2a है। ठीक है, इसी को कहते हैं एपीहीलियन, एपीजी। फिर से देख लो, ऑल प्लैनेट्स मूव इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट विद इन द सन सिचुएटेड एट द वन ऑफ द फोकाई ऑफ द वन ऑफ द फोकाई। अब देखो, सन पहले यहाँ पर था, तो इसकी दूरी यहाँ से कुछ और थी, यहाँ से कुछ और थी, ये मान लो प्लैनेट ये है ना, यहाँ से। ठीक है, तो और इससे ये थी। फिर मान लो जब पृथ्वी थोड़ी यहाँ सब आई, यहाँ पर आई, तो ये वाला सन यहाँ पर आ गया। जब यहाँ पे प्लैनेट अलग आ गया, सन यहाँ पर आ गया। पहले प्लैनेट हमारा यहाँ पर था। तो जैसे जैसे अर्थ मूव कर रहा है, जैसे जैसे हमारी पृथ्वी घूम रही है, वैसे वैसे हमारा सन और प्लैनेट भी घूम रहा है। हमारा वैसे वैसे प्लैनेट घूम रहा है। अब इससे ये देखो, एक लाइन और लिख लो, शॉर्टर द ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट अराउंड द सन, शॉर्टर इज द टाइम टेकन। ठीक है, लिखो, इसी लॉ में लिख लो यहाँ पर, शॉर्टर इज द ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट, शॉर्टर इज द ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट, शॉर्टर द टाइम, शॉर्टर, सही से लिखवाते हैं यार, ऐसे घिसा पिसा नहीं कराना। नोट कर लिए होगे? ठीक है, यहाँ पे ये केपलर लॉ के नीचे एक लाइन लिख लो। ठीक है, केपलर लॉ के नीचे एक लाइन लिख लो, मतलब फर्स्ट लॉ के नीचे, शॉर्टर द ऑर्बिट, नोट करके लिखना, नोट, शॉर्टर द ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट, shorter the time taken to complete one revolution। ठीक है, shorter the orbit of the planet, shorter the time taken
टू कंप्लीट दी 1 रिवॉल्यूशन। समझ गए ना? इसको जल्दी से नोट करो, जितना छोटा ऑर्बिट होगा प्लेनेट का उतना ही छोटा मतलब उतना ही कम टाइम लेगा एक रिवॉल्यूशन को कंप्लीट होने में। लिख लिए ना? यही है, शॉर्टर द ऑर्बिट ऑफ द प्लेनेट शॉर्टर टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन। जितना छोटा ऑर्बिट होगा प्लेनेट का, जितनी कम डिस्टेंस मैंने बताया था यहाँ पे पहली जेपीजी, ये सूरज बनाया था, यहाँ पे एक सूरज बनाया और यहाँ पे एक मैंने प्लेनेट बनाया, एक यहाँ पे था, एक यहाँ पे जब प्लेनेट आया, जितना छोटा ऑर्बिट होगा, और ये कितना बड़ा ऑर्बिट था सन से, ये भी सन है, ठीक है, ये कितना बड़ा है, अरे मतलब यहाँ से देखो, इसको यहाँ से देखो, मेरा सन पहले यहीं पर था, ये इसकी फिक्स पोजीशन है, ये तो पोजीशन चेंज हुई तब ना, ये तो फिक्स्ड पोजीशन है, ये तो पोजीशन चेंज हुई सन की। अब देखो जितना छोटा ऑर्बिट है, शॉर्टर द ऑर्बिट ऑफ द प्लेनेट शॉर्टर द टाइम टेकन टू कंप्लीट। अब जितना छोटा प्लेनेट उतना जल्दी टाइम लेगा, उतना कम टाइम लेगा, अब जितना बड़ा होगा उतना बड़ा लेगा, ठीक है। चलो अब हम लोग पढ़ते हैं सेकेंड लॉ। क्या पढ़ते हैं? सेकेंड लॉ, ठीक है। सेकेंड लॉ होता है, सेकेंड लॉ केपलर सेकेंड लॉ ऑफ एरिया था, पहला लॉ था, सेकेंड लॉ क्या हो गया? सेकेंड लॉ ऑफ केपलर सेकेंड लॉ ऑफ एरिया, ठीक है, केपलर सेकेंड लॉ ऑफ एरियाज, ठीक है। अब सेकेंड लॉ पहले डेफिनेशन लिख लो, द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट line joining the planet sweeps out equal areas in equal time, sweeps out equal areas in equal टाइम नहीं भाई, गलत 12 आंसर देख लेंगे, मारेंगे पटक कर, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। बहुत डांटते हैं भाई, बहुत चला। द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट स्वीप्स आउट इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल टाइम। इसका मतलब क्या हो गया? एरियल वेलोसिटी, कौन सी वेलोसिटी? एरियल वेलोसिटी क्या है मेरी? कांस्टेंट। एरियल वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट। लिखो जल्दी इसको, एरियल वेलोसिटी क्या है मेरे पास? कांस्टेंट है, ठीक है। अब देखो, मान लो ये मेरे पास एक ऑर्बिट था, ठीक है, यहाँ पे एक सूरज ज़्यादा हमारे सन है, क्या है? सन है, ये एक मेरे पास सन है, ठीक है। मान लो ये थोड़ा सा सही से बना है, देखो ये देखो, अब बताओ किसका ज़्यादा है? देखो इसका कुछ कम है, इसका कुछ ज़्यादा है कि नहीं? इसका थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है। अब एरियल वेलोसिटी का सर मतलब क्या है? एरियल वेलोसिटी आपने जो जो उसमें लिख दिया, अब हमको पहले इसका मतलब सुनो। देखो अब एरियल वेलोसिटी होती क्या है? एरियल वेलोसिटी मतलब कुछ इंटरवल ऑफ टाइम dA/dt। देखो ये कुछ एरिया कवर कर रहा है dA, ये कुछ एरिया कवर कर रहा है dA, कर रहा है कि नहीं कर रहा है? हाँ सर ये कर रहा है। ये कैसी वेलोसिटी? ये मेरे पास सर ये मिनिमम वेलोसिटी। कैसी वेलोसिटी है? ये कुछ v मिनिमम है। कैसी वेलोसिटी है? ये v मिनिमम, ये यहाँ से घुमा v मिनिमम, और ये यहाँ पे थोड़ा आके तेज हो गया, मान लो ये हो गया v मैक्सिमम, ठीक है। ये यहाँ से घुमा, अब ये कोई dA टाइम ले रहा है तो ये हम लिख देंगे vdt, लिख दिए vdt। लिखे कि नहीं लिखे? dA था
और ये कुछ टाइम क्या ले रहा है, कुछ इंटरवल ऑफ टाइम ले रहा है, इंटरवल ऑफ टाइम कुछ ले रहा है, तो ये इंटरवल ऑफ टाइम हो गया। और किसी ये वेलोसिटी से मूव कर रहा है, अभी जो सन है और यहाँ जो प्लैनेट से ये मूव कर रहा है, ये कुछ टाइम तो लिया ही होगा ना, फ्री में तो कर नहीं रहा, कुछ टाइम तो ये कुछ टाइम लिया है। हाँ सर, ये टाइम लिया, तो ये कितना टाइम लिया, dt, कुछ dt टाइम लिया, तो ये यहाँ से मूव कर रहा है कितनी वेलोसिटी, कुछ मिनिमम वेलोसिटी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, dt वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो इसका अब यहाँ से मैं क्या बता रहा, कुछ सन एंड प्लैनेट है, स्वीप्स आउट, अच्छा जो सन है और प्लैनेट है, ये देखो स्वीप कर रहा है, स्वीप मतलब झाड़ू, झाड़ू लगाते हो स्वीप करते हो, स्वीप मारते हो थप्पड़, स्वीप किया है, तो कोई स्वीप नहीं कर रहा है, देखो स्वीप स्वीप स्वीप, ये जो स्वीप का मतलब है, लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट स्वीप्स आउट, क्या स्वीप्स आउट, देखो स्वीप्स आउट, स्वीप्स आउट, ये देखो स्वीप मतलब फिर झाड़ू मार रहा है, स्वीप कर रहा आउट, इक्वल एरिया, ये दोनों एरिया जो है ना बराबर है, ये लग रहा है पर ये जो एरिया है, ये एरिया और इसका जो ये भी एरिया, ये बराबर है, ये भले तुम्हें ऐसा लग रहा हो कि अरे भाई एरिया इसका बहुत ज़्यादा है, इसका बहुत कम है, पर एरिया बराबर है, एरिया इज बराबर, स्वीप्स और इक्वल इन इक्वल। इधर भी अगर dt टाइम, अगर इधर भी 2 सेकंड लगेगा तो इधर भी 2, इधर 100 सेकंड तो इधर भी 100 सेकंड, 1 करोड़ 1 करोड़ सेकंड, सेकंड भी बराबर रहेगा और एरिया भी यहाँ पे बराबर रहेगा, समझ गए। अब देखो, अब इसको हम डिराइव करते हैं, एरियल वेलोसिटी है, क्या है, एरियल वेलोसिटी, एरियल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, da/dt हुआ, समझे, ये मैंने लिख दिया, एरियल वेलोसिटी क्या हो गया, da/dt, समझे, da/dt। अब हमने क्या किया, d/dt किया, क्या किया सर, d/dt आपने कर दिया। अब उसके बाद देखो d/dt किया, a को मैंने क्या लिख दिया, 1/, एरिया कुछ आधा एरिया, कुछ आधा, पूरा तो लगा नहीं, कुछ इतना एरिया लगा, हाफ ले लिए, r ले लिए। अब देखो ये कुछ लग रहा है, vdt लगा कि नहीं लगा, क्या लगा, vdt लगा, हाँ सर लगा, तो बस लिख दो vdt, लिखे vdt लिख दिए कि नहीं लिखे, हाँ सर लिख दिए vdt लिखे। अब देखो, अब ये अब जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये कांस्टेंट टर्म में बाहर खत्म, जीरो, dt टर्म बाहर हो गया, dt मार दी खत्म, तो ये क्या आ गया, देखो d/dt से हमने डिफ्रेंशिएट किया तो बस क्या आ गया, 1/2 rv, क्या आ गया, हाफ r इंटू वी, समझे, हाफ आर वी कैसे आया, इसको मैं पूरा डिराइव करके बता दिया, हाफ आर वी आ गया है, समझे कि नहीं समझे। अब इसको मैंने क्या लिख दिया, आर, ये जो मैंने था इसको मैंने लिख दिया mvr/2 इंटू एम। सर ये कहाँ से गया, सर ये कहाँ, भाई गधे, दोनों को ऊपर से बस मैंने mm से मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर आर भी था नीचे 2 था, यहाँ भी m से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ से भी m से, बस बाकी कुछ नहीं किया, दोनों को मैंने मास mm से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, क्या कर दिया, दोनों को मास mm से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, समझे, दोनों को मैंने क्या कर दिया, mm से मल्टीप्लाई कर दिया। अब mvr को हम लोग कहते हैं l, क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम L/2m, L इज इक्वल टू mvr/2m, L/2m, समझे, L/2m, तो L क्या है, एंगुलर मोमेंटम, ये हमेशा क्या रहेगा मेरे पास, कांस्टेंट, क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो और एरियल वेलोसिटी समझ गया, कुछ लेबलिंग कर दें इसको, एरिया में देखो बता दे रहा फिर से, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। मान लो कुछ ऐसे, ठीक है, ये ऐसे, मैंने इसको A ले लिया, इसको B ले लिया, ठीक है, इसको C ले लिया, इसको D ले लिया, ये वाले पॉइंट को C, ये वाले को D, ये वाले को A, ये वाले को B, ये वाले को S। तो अब हमसे यहाँ से क्या चला, एरिया जो ASB का है, एरिया ASB इज इक्वल टू एरिया CHD, कांस्टेंट, एरिया ऑफ ASB इज इक्वल टू एरिया ऑफ CHD, कांस्टेंट, क्या है, कांस्टेंट, ठीक है। और ये जो L है, L क्या है, एंगुलर मोमेंटम, ये कांस्टेंट रहता है, L क्या है, एंगुलर मोमेंटम, L क्या है, एंगुलर मोमेंटम, और एंगुलर मोमेंटम क्या रहता है, कांस्टेंट, ठीक है, नोट करो जल्दी से, L क्या हो गया, कांस्टेंट, mvr हो गया। और सर एक डाउट और यहाँ पर आया होगा, जो भी आप लोगों के मन में खा रहा होगा कि सर ये बताओ, ये यहाँ पे V मैक्स हो रहा है, यहाँ पे V मिनिमम कैसे कर रहे हो, ये यहाँ पे डाउट आ रहा है। अब देखो, जब ये सूरज किसके पास है, सबसे ज़्यादा पास किससे है, इससे पास है कि इससे पास है, सर सूरज से ज़्यादा इससे पास है, और जिससे सूरज, सन, जो हमारे दादा हैं, वो जिससे ज़्यादा पास होगा
उसका वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होगा, और जिससे सूरज हमारा सबसे दूर होगा उसकी वेलोसिटी सबसे कम होगी, समझे? उसकी वेलोसिटी सबसे ज़्यादा कम होगी। फिर देखो सूरज वेलोसिटी क्या आ रहा है, मैक्सिमम आ रहा है। ये देखो क्या वेलोसिटी जो मैंने मैक्सिमम लिखा है, कैसे लिखे, आओ थोड़ा समझते हैं वापस, चलो फिर से समझें इसको। रट लो ना, मतलब समझ लो ना अच्छे से। देखो फिर से देखो, पहले तो कुछ अपने हिसाब से हम मार्कर में इंक भरना, जल्दी कुछ पहले अपने दिमाग से सोचो क्या है क्या नहीं है, फिर जरा थोड़ा मार्कर में पहले इंक भरना है। जल्दी सोचो पहले। सर अभी तक केपलर फर्स्ट लॉ में मैंने क्या बताया, पेरिजी एपीजी कैसे वो कांस्टेंट होते थे, कौन सा था पास था कौन दूर था, और जो एरिया उसका होगा वही एरिया उसका भी था, ठीक है। ये सब मैंने फर्स्ट लॉ में बताया। फर्स्ट लॉ क्या था, केपलर्स लॉ ऑफ ऑर्बिट, क्या था, केपलर्स लॉ ऑफ ऑर्बिट था, समझे? केपलर्स लॉ ऑफ ऑर्बिट था। और क्या बताए थे, पेरीहिलियन एपीहिलियन, पेरीजी एपीजी, शॉर्टर द टाइम पीरियड, जितना ज़्यादा पास होगी डिस्टेंस क्या होगी, जितनी ज़्यादा डिस्टेंस पास होगी उतना कम टाइम लेगा, और रिवॉल्व करने में उतना कम टाइम लेगा इवॉल्व करने में, ठीक है। और जितनी ज़्यादा डिस्टेंस दूर होगी उतना ज़्यादा टाइम लेगा, ठीक है। और वापस समझे एक बार, केपलर्स लॉ ऑफ वो देखो, केपलर सेकेंड लॉ, कौन सा था, सेकेंड लॉ। डेफिनेशन मैंने लिखवा दिया है, ठीक है। और डेफिनेशन मैंने बोलना, मैंने बुकिश लैंग्वेज डेफिनेशन लिखवा दी। द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट स्वीप्स एंड इक्वल एरिया ऑफ, फिर से लिखवा दें, लाइन जॉइनिंग द एरिया स्वीप्स आउट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। द लाइन ज्वाइनिंग द एरिया स्वीप्स आउट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब देखो समझो, ये मैंने एक बना लिया ऑर्बिट, मैंने सूरज को यहाँ पे लिया, जो हमारे सूरज जैसे सन एस, उनको मैंने यहाँ पे लिया, ठीक है। और मैंने यहाँ पे सूरज को ले लिया, यहाँ से मैंने एक ऐसे दिया, एक ऐसे दिया कि हाँ सर दिया। फिर एक मैंने एरिया ऐसे ले लिया, ये थोड़ा सन बराबर मेरा नहीं बना है, थोड़ा सा प्लेनेट का जो ऑर्बिट, ठीक है। देखो ये कुछ ऐसा है, ठीक है। अब देखो ये ऐसे, मान लो मैंने इसको ले लिया ए, इसको ले लिया बी, ये सी, और इसको ले लिया डी, ठीक है, समझे, ए एस बी, और मैंने ले लिया सी एच डी। अब देखो इसमें मैंने क्या है, यहाँ की सबसे पहले मैंने ये बोला, इसकी यहाँ की जो वेलोसिटी, जो ये वाली वेलोसिटी, ये क्या होगी, मैक्सिमम, कैसे होगी, मैक्सिमम होगी। इसकी वेलोसिटी कैसे होगी, मिनिमम। सर ये मैक्सिमम के साथ देखो, जब भी कोई भी डिस्टेंस जब सन से पास होगी, क्या होगी, पास, तो वो क्या हो जाएगी, वेलोसिटी उसकी कैसे होगी, मैक्सिमम, ठीक है। और जब भी कोई डिस्टेंस सन से दूर होगी, दूर मतलब पास के लिए दूर होगी, वो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी उसका हो जाएगा मिनिमम, ठीक है। जैसे इस केस में अब पढ़ो, लाइन जॉइनिंग द एरिया स्वीप्स आउट इक्वल एरिया, स्वीप्स जॉइनिंग द इक्वल एरिया, इक्वल एरिया होगा, एरिया अब जो ASB का होगा, एरिया ऑफ ASB इज इक्वल टू एरिया ऑफ CSD। देखो समझे, जो ASB का एरिया होगा वही मेरे पास CSD का एरिया भी होगा। और ये इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम विथ इट्स एंड एरियल वेलोसिटी। तो इसका जो मतलब है, इस लाइन का जो मतलब है, इस लाइन का मतलब ये कहता है कि जो एरियल वेलोसिटी है,
एरिया वो कैसी रहेगी, वो रहेगी कांस्टेंट। कैसी रहेगी वो रहेगी कांस्टेंट। तो मतलब डी ए बाई डी टी जो होगा, क्या डी ए बाई डी टी वो क्या होगा, वो होगा कांस्टेंट। ठीक है, डी ए डी टी होगा कांस्टेंट। अब देखो ये जो वी मिनिमम है, अगर ये कुछ डिस्टेंस आर है कि नहीं है, हाँ सर ये आर है, और कुछ टाइम टी, ये मान लो एरिया ए ये भी है ये भी है, और जो टाइम भी बराबर लगेगा, टाइम भी बराबर, तो ये मैंने आर डी टी ले लिया। ले सकते हैं, हाँ सर ले लो, कोई दिक्कत थोड़ा ना है। अब देखो मैंने इसको ऐसे कुछ लिखा, डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू डी बाई डी टी, एरिया को मैंने बोल दिया आर डी टी। क्या बोल दिया मैंने एरिया को मैंने बोल दिया आर इंटू डी टी बोल दिया। क्या बोल दिया, नहीं वेलोसिटी वी भी तो है, क्या यार कंफ्यूज कर रहे हो तुम लोग हमको, इसकी कुछ वेलोसिटी वी भी तो है कि नहीं है, हाँ सर वेलोसिटी वी भी तो है, गलती आप कर रहे हो, डांट हमको रहे हो। क्या है, इसकी कोई वेलोसिटी वी है कि नहीं है, हाँ सर है। देखो डी ए बाई डी टी, और आधा एरिया, पूरा तो लिया नहीं है, आधा लिया, तो क्या बोल देंगे 1/2 बोल दिया, और ये हो गया आर, वी बाहर ले लिए, मान लो डी टी। अब डिफ्रेंशिएट कर दिए तो ये क्या बन जाएगा 1/2 वी आर। बना कि नहीं बना, हाँ सर हाफ वी आर तो बन गया सर, हाफ वी आर तो बन गया। अब सर इसको कैसे लिखें, अब बताओ, यहाँ पे भी मैंने मास से, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, हाफ लिखा, देखो ये भी मास से मल्टीप्लाई कर दिए, भी मास से मल्टीप्लाई कर दिए, समझ गए। और एम वी आर किसके बराबर होता है, एंगुलर मोमेंटम के, और L/2m, और जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट। ठीक है, समझ गए। ये जो इस सेकेंड लॉ से जब भी कोई भी क्वेश्चन आएगा इन शॉर्ट, वो हमेशा इस फॉर्मूले पे लगेगा। मैं भी क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है, अभी क्वेश्चन करते हैं, करें, चलो क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन लिखो। एक मान लो ये प्लेनेट है, ये है मेरे पास एक ऑर्बिट है, यहाँ पे एक सन दिया है, क्या दिया है, सन, ठीक है, ये सूरज दिया है सन दादा, ये यहाँ से कुछ एरिया है A1, यहाँ से कुछ एरिया है A2, और यहाँ से कुछ एरिया है A3। दिख गया, A1 A2 और A3, A1 A2 A3, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में बोला हुआ है कि एक प्लैनेट है मूविंग फ्रॉम स्वीप्स एंड एरिया A1 A2 A3, ठीक है। अ प्लैनेट sweeps the sun, a planet sweeps around with the sun, a planet sweeps around with the sun with area A1 in 2 days, with area A1 in 2 days, area A2 in 3 days, and area A3 in 6 days. Find the relation, क्या फाइंड करो, find the relation between A1 A2 and A3, जल्दी से बताओ रिलेशन, फाइंड द रिलेशन बिटवीन A1 A2 एंड A3, जल्दी से जल्दी बताओ। बताओ कैसे करोगे, क्या करना है। देखो डी ए बाई डी टी को हमने क्या बोल दिया, कांस्टेंट कर सकते हैं सेकेंड लॉ के थ्रू। कौन से लॉ, अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ केपलर के सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग हमने डी ए बाई डी टी को क्या बोल दिया, कांस्टेंट बोल दिया। अब क्या करेंगे, देखो ये जो एरिया सब हमको पता है कि एरिया A1 2 सब प्रॉपर कवर करता है, तो मैंने बोल दिया अब इसको, अब हम लोग डी बाई टी के अकॉर्डिंग कैसे करेंगे, अब हम लोग इसको ऐसे A1 A/T1 इज इक्वल टू A2 बाई
ए बाई, क्योंकि एरिया तो बराबर ही है सबका, एरिया सबका बराबर है, एरिया सबका बराबर है। अब ए अपॉन हमें क्या बोलेगा 2, T2 क्या बोलेगा 3, एरिया हो जाएगा 6। समझे? कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? जल्दी बोलो, कर लेंगे सर कि नहीं कर पाएंगे सर? जल्दी बोलें सर, जल्दी बोलो। अब इसको सॉल्व करो, अब तो कर लो जो लोग नहीं कर पाए थे, बाकी तो जो लोग कर लेंगे सही है, वेरी गुड। अब क्या करना है, इसका क्या ले लो एलसीएम। क्या कर लिए सर? इसका एलसीएम, एलसीएम में क्या आ गया 6 आ गया, तो ये क्या आ गया 3a इज इक्वल टू 2a इज इक्वल टू a आया। 3a 2a इज इक्वल टू a आ गया। 3a1 2a2 ले लो भाई, गड़बड़ हो गया। a1 a2 a3 ले लिए, a1 a2 a3 ले लिए, ये आ गया 3a1, ये आ गया 2a2, ये आ गया a3, 3a1 2a2 और a3 आ गया। ठीक है, तो यही हो गया मेरे पास रिलेशन। क्या हो गया? इसका आंसर हो गया। ठीक है, जल्दी से नोट करो फटाक से, तो एक क्वेश्चन में और दूं। CSD is the shaded, CSD is twice the shaded area as B if D1 time take method to move from C to D and T takes time to from। अच्छा ठीक है, चलो लिख लिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो रहा है यार, डस्टर गिर रहा है बार बार। चलो देखो, अब इस क्वेश्चन में करना क्या है, देखो वही क्वेश्चन है, सिमिलर है। ये दिया है, यहाँ मैंने एक सन दे दिया, ऐसे दिया, ये ऐसे दिया। ठीक है, ये दिया है और डायग्राम में कुछ ये ऐसा बनाया है, ऐसे। फिर भाई यार अब क्वेश्चन तो यार मैं वो समझा सकता हूँ यार, अब क्वेश्चन तो खुद ही करना पड़ता है ना, तो क्वेश्चन मुझे याद थोड़ा ना होगा कि मैं क्वेश्चन। अब जो लोग ये उम्मीद से बैठे हैं कि मैं क्वेश्चन भी रट के बैठा रहूँगा तो मैं बता दूंगा, नहीं भाई मैं खुद ही यार, मैं गलत क्वेश्चन करा दूँ तो बाद में यार तुम लोग दिक्कत होगी। कहते हैं ना दुआओं से तो बद्दुआएं असर करती हैं, तो इसीलिए दुआ मत दो, भले बद्दुआ तो दो ही मत। अब देखो इससे हमें क्या पता चल रहा है, इस फिगर से हमें ये पता चल रहा है जो CSD है, ये जो सूरज ये वाला CSD दिख रहा है, CSD दिख रहा है, तो जो शेडेड एरिया CSD है इज ट्वाइस एरिया ऑफ CSD, एरिया CSD इज ट्वाइस द एरिया ऑफ ASB, एरिया ऑफ ASB जो एरिया ऑफ CSD है वो क्या है ट्वाइस है उसके। ठीक है, अब मेरे पास बता है कि जो C से लेके D तक जो कवर हुआ है, जो ये जो C to D जो कवर हुआ है वो हुआ है कुछ टाइम T1 में, टाइम T1 में, और जो A से B कवर हुआ है A to B में वो कुछ टाइम T2 में कवर हुआ है। किस में कवर हुआ है? टाइम T2 में कवर हुआ है। अब हमको इसमें बताओ, डिटरमाइन करो रेशियो को, डिटरमाइन द रेशियो, मतलब रेशियो बताओ T1/T2 का, T1/T2 का रेशियो बताओ। क्या बताओ? रेशियो बताओ। T1/T2 का हमें तुम रेशियो बताओ। क्या बताओ? रेशियो बताओ। चलो बताओ कैसे करोगे अगला क्वेश्चन, जल्दी करो। कर लिए 1 1 2 3। देखो एरिया ऑफ ASD, मतलब देखो हमें पता है एरियल वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। एरियल वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है। एरियल वेलोसिटी कैसी है? कांस्टेंट है। तो देखो क्या हुआ, अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट है तो भाई फॉर्मूला लगा दो, A1/T1 इज इक्वल टू A2/T2। समझे? A1/T1 इज इक्वल टू A2/T2। अब हमें क्वेश्चन में बोला हुआ है
अब इसको अगर हम और अच्छा क्या लिख सकते हैं, A1/A2 इज इक्वल टू T1/T2 लिख सकते हैं, T2 लिख सकते हैं, हाँ सर लिख लो, लिख सकते हो, हाँ सर लिख सकते हो। अब ये तो दिया हुआ है एरिया ऑफ CHD इज ट्वाइस ऑफ द एरिया ऑफ ASB, जो एरिया ऑफ AHD है वो कैसा है, वो ट्वाइस है उसके, ठीक है। तो अब हम लोगों ने क्या किया, A1 जो था, A1 हमारा, मैंने इसको A1 मान लिया क्योंकि बड़ा एरिया है तो इसको मैंने बड़ा मान लिया। और ये ट्वाइस, देखो एरिया ऑफ CHD इज ट्वाइस द एरिया ऑफ ASB, 2 गुना है। तो A1 को मैंने मान लिया A1/A2 को मैंने ले लिया एरिया ऑफ ASD, क्या ASD अपॉन एरिया ऑफ ASB, ए क्या ले रहे हैं यार, CHD यार, CHD अपॉन एरिया ऑफ ASB, ठीक है, ये ले लिया एरिया ऑफ CHD अपॉन एरिया ऑफ ASB। अब हमें ये पता है ये कितना कवर किया, ट्वाइस किया है, तो 2A अपॉन A बोल सकते हैं क्योंकि 2 गुना कवर किया, तो A से मान लो मर गया, तो ये क्या हो गया, A1/A2 क्या आ गया, A 2 गुना आ गया, ठीक है। A1/A2 क्या आ गया सर जी, 2 गुना आ गया, 2 गुना ट्वाइस आ गया। तो अब A1/A2 के बराबर T1/T2, तो T1/T2 क्या आ गया, T1/T2 आ गया 2, समझे, T1/T2 2 आ गया। अब अगर कोई हमसे पूछ ले T1 का बताओ तो क्या बता दोगे, 2T2, कोई T2 का पूछ ले तो क्या बता दोगे, T1/T2। हो गया ना, रिलेशन बता दिया T1 T2 का। मेन क्वेश्चन जो था रेशियो था, तो मैंने रेशियो क्या हो गया 2:1, अगर ऑप्शन है 1:2 2:1 तो 2:1 मारोगे, समझे। फर्स्ट लॉ का क्लियर हो गया, सेकंड लॉ क्लियर हो गया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट ऑफ थर्ड लॉ, रेडी हो। चलो ठीक है, अब हम लोग चलते हैं थर्ड लॉ पर। किस पर, थर्ड लॉ पर। थर्ड लॉ ऑफ पीरियड, टाइम पीरियड। अब इसका स्टेटमेंट पहले लिखते हैं, क्या लिखते हैं, स्टेटमेंट। तो स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड और रिवॉल्यूशन अराउंड द सन इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सेस, ठीक है। देखो स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड, जो स्क्वायर होगा टाइम पीरियड का, टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ, टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ, स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, is directly proportional to cube of semi major axis, is cube of semi major axis, समझे। स्क्वायर जो होगा टाइम पीरियड का वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, सेमी मेजर एक्सेस के। सेमी मेजर एक्सेस को मान लो मैंने एक लेट कर लिया ए, क्या लेट कर लिया ए, तो मतलब टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, ठीक है। टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब एक बार जान लो सेमी मेजर एक्सेस सर क्या होता है और सर सेमी माइनर क्या होता है ना, सेमी सर सेमी मेजर क्या होता है और फिर सेमी माइनर क्या होता है, इस जान लो एक बार। देख लो वही है, ऑर्बिट है, ये ऐसे दिया है, थोड़ा सा पास बना हुआ, ये ऐसे दिया है, ये ऐसे दिया है, सन यहाँ पर है, क्या है, सन यहाँ पर है, क्या है, सन है। मैंने क्या बताया था, मान लो ये ए हो गया, ये हो गया डी, सबसे पास वाला पेरिजी, क्या पेरिजी,
ठीक है, पेरिजी। जो दूर से उसे क्या कह देंगे, एपोजी क्या कह देंगे, एपोजी। पेरिहिलियन, एपिहिलियन, पेरिजी और एपोजी। समझे 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 ना भाई लोग। अब मान लो मैंने पेरिजी को बोल, अब ये समझते हैं सर ये जो सेमी मेजर एक्सेस में ए लिखे हो इसका मतलब क्या है। सर ये जो पेरी ये लिखे हो उसका मतलब क्या है। अरे यार ए लिखा है ना, ये तो उसके क्या होगा। सर ये जो सेमी मेजर एक्सेस ए होता है इसका मतलब क्या है। देखो इसका मतलब क्या है, ये जो पेरिजी है ए है, मान लो इसको मैंने ले लिया R1, क्या ले लिया R1, और एपोजी को मैंने ले लिया मान लो R2, क्या ले लिया R2 है। अब ये जो सेमी मेजर एक्सेस है ये इसको कहते हैं, जो इसका दूरी है मेजर वाले का, ठीक है। ये जो सेमी मेजर एक्सेस है हम लोग इसे कहते हैं, समझे। इसे ए है ना, ए ले लो, ये क्या हो गया, सेमी मेजर एक्सेस। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो ए इज इक्वल टू R1 प्लस R2/2। मान लो तुम्हें पेरिजी दिया है, एपोजी दिया है, तुमसे पूछ लिया वो बताओ सेमी मेजर एक्सेस बताओ, तो कैसे बताओगे, बस मतलब पूछ लिया टाइम पीरियड बताओ। अब तुम लोग अरे यार T² टू A क्यूब होता था, पर यार हमें A तो पता ही नहीं है, तो A के लिए तुम R1 प्लस R2/2 का होल वो कर देना, आ जाएगा R/2 कर देना, ठीक है। समझे ना। कभी कभी तुम्हें क्वेश्चन में ये दे सकता है, क्या दे सकता है, ई सेंट्रिसिटी दे दिया, क्या दे दिया, ई सेंट्रिसिटी, ई सेंट्रिसिटी दे दिया। कोई भी एलिप्टिकल ऑर्बिट की तुम्हें एक सेंट्रिसिटी दे दी, ई बोल दिया कि ई सेंट्रिसिटी गिवन है, एक ऑर्बिट की तुम्हारे पास ई सेंट्रिसिटी दिया है, तो अब तुम कैसे करोगे, सर पकड़ लोगे, नहीं नहीं सर नहीं पकड़ना, क्या करोगे, बोलोगे सर R2 अपॉन R1 इज इक्वल टू 1 प्लस ई अपॉन 1 माइनस ई। ये तुम्हारे पास है ई सेंट्रिसिटी का फॉर्मूला, R2 अपॉन R1 इज इक्वल टू 1 प्लस ई अपॉन 1 माइनस ई। समझ गए ना, समझे कि नहीं समझे, समझे ना। अब इसको इसके फॉर्म में क्या लिख सकते हो, T² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R1 प्लस R2/2 का होल क्यूब। ये भी आ गया, क्लियर हुआ ना। R2/R1 इज इक्वल टू 1 प्लस ई अपॉन 1 माइनस ई, ए इज इक्वल टू R1 प्लस R2/2, T² टू R1 प्लस R2/2 का होल क्यूब। इसे कहते हैं थर्ड लॉ ऑफ पीरियड, स्क्वायर ऑफ टाइम प्रोपोर्शन अर्थ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सेस, ठीक है। ये हो गया थर्ड लॉ ऑफ पीरियड, टाइम पीरियड, ठीक है ना। और ई सेंट्रिसिटी का फॉर्मूला देख लो, R2/R1 इज इक्वल टू 1 प्लस ई अपॉन 1 माइनस ई। और इसका मतलब ये नहीं है कि थर्ड लॉ सिर्फ तुम प्लेनेट, जब प्लेनेट और पूछेगा तब भी, अगर मून वून दे दे तो भी लगा सकते हो, मतलब लगा सकते थर्ड लॉ, ठीक है। क्वेश्चन करे थोड़े बहुत, नोट कर लिए, हो गया। क्वेश्चन लिखो, A satellite of a time period 24 hour is orbiting the earth at a height of 6 hour। एक सैटेलाइट है जिसका टाइम पीरियड तुम्हें देखो, A satellite टाइम पीरियड 24 आवर, ठीक है, कितना दिया है 24 आवर, और बोला हुआ है ऑर्बिटिंग दी अर्थ, मतलब अर्थ को ऑर्बिटिंग दी अर्थ। मेरा वर्ड सुनो, देखो मत, क्योंकि अपने हिसाब से लिखो, ऑर्बिटिंग दी अर्थ एट ए हाइट ऑफ 6 आवर, एट ए हाइट ऑफ 6 आवर, ठीक है। कितनी हाइट पे, 6 आवर पर, एबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, एबव द
एट ए हाइट ऑफ 6 आर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। और जो आर है, आर इज द रेडियस ऑफ द अर्थ, आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ, आर तुम्हें दिया है रेडियस ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो बताओ व्हाट विल बी द टाइम पीरियड ऑफ अनदर सैटेलाइट व्हेन द सैटेलाइट एट ए हाइट। अब टाइम पीरियड पूछ रहा है, व्हाट विल बी द टाइम पीरियड, कुछ देखो, व्हाट विल बी टाइम पीरियड व्हेन अर्थ इज एट ए हाइट ऑफ, व्हेन अर्थ एट ए हाइट ऑफ 2.5 आर। चलो बताओ, एक तरीके से तुम्हें टी गिवन है, T1 गिवन है, R1 गिवन है, T2 गिवन है, R2 गिवन है। बस सिंपल सा वही वाला फॉर्मूला है, टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, मतलब ए क्यूब, जो भी सोच लो। थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला है वही लगाना है। अब देखो कैसे करोगे। तुम्हारे पास T1 गिवन है 24 आवर, ठीक है। T2 तुमसे पूछ रहा है, T2 तुमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है, तुम्हारे पास R1 गिवन है 6 आर, कितना 6 आर, नहीं ये R1 दिया हुआ है, R1 अभी इसको निकालोगे, क्या निकालोगे, R1 भी निकालना है। क्वेश्चन पढ़ो, दिया हुआ है अर्थ एट ए हाइट ऑफ 6 आर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। मान लो ये अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है, ये कोई सैटेलाइट है, क्या है, ये कोई सैटेलाइट है। सैटेलाइट से अर्थ की दूरी दिया हुआ है 6 आर, क्या दिया हुआ है 6 आर। और हमको तो यहाँ से पता है ना, जो अर्थ, ये जो मिड से, इसका कुछ मान लो क्या दिया है, रेडियस आर, समझे। अर्थ से उसकी दूरी कितनी दी है, आर, और वहाँ से कुछ दी है 7 आर, समझे। कितनी दी है, ये आर, ये होगी 6 आर, टोटल कितना हो गया, टोटल सर हो गया 7 आर हुआ। देखो पृथ्वी के जो मिड से था उसका तो आर होता है ना रेडियस, कितना होता है, रेडियस कितना होता है, इसका रेडियस होता है आर, और इसका जो रेडियस होता है यहाँ से यहाँ का, ये कितना होता है, ये होता है 6 आर। ये हो गया आर, ये हो गया 6 आर, दोनों को ऐड कर दिए 7 आर। तो अब R1 हमें पता चला कितना दिया है, 7 आर, क्योंकि ये तो बोला हुआ अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ ना, देखो बोला हुआ नहीं सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर, अबव मतलब सरफेस ऑफ द अर्थ के ऊपर। तो ये यहाँ से 6 आर दिया है ना, हमको तो यहाँ से पता करना है ना, हमको यहाँ से जानना है, इस वाले पॉइंट से। अब ऐसे ये भी पढ़ो, व्हाट इज टाइम पीरियड, टाइम पीरियड क्या होगा जब अर्थ एट ए हाइट ऑफ 2.5 आर। अब 6 आर की जगह वो बोल दिया कि यहाँ पे फिट है, उसका दिया है 2.5 आर, ठीक है। यहाँ से कितना हो गया, आर हो गया, कितना हो गया, आर, ये हो गया 2.5 आर, तो कितना हो गया, ये हो गया 3.5 आर। तो मान लो R2 हमें गिवन है 3.5 आर। बस अब लगाओ फॉर्मूला, क्या करोगे, पता है कैपलेट्स लॉ, कौन लॉ, कैपलेट्स लॉ। हाँ सर ये तो पता है। तो बस T1/T2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू R1/R2 का होल क्यूब। अब करो 24 × 24 अपॉन T2, R1 × R1 × R1 कर दो, 7 आर, 7 आर, 3.5 आर, 3.5 आर, 3.5 आर कर दिया। आर 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 777 0.5 0.5 0.5, तो कितना आ गया 0.125, 0.125, 24 × 24 × 0.125 T2 पॉइंट ऊपर 1000, 240, 5 1 कटा 8, 8 से ये गया 3, 3 4 जा 12, 72 कितना आ गया, ये आ गया 72 आया, ठीक है। ये तो T2 का स्क्वायर है ना, T2 का स्क्वायर है ना यहाँ पर अभी तो 72 आ गया T2 का स्क्वायर। अब हमसे पूछ रहा है T2,
तो निकालो, 12 12 44 होता है, 9 9 81 होता है, 8 8 होता है 64, मतलब 8 और 9 के बीच में कोई एक आएगा, 8 और 9 के बीच में आएगा, मतलब 72 उकारोगे भी तो 9 8 तमीज से करो, ऑनलाइन है, वायरल हो जाओगे। 3 2 ज़ा 6 24, 3 8 ज़ा 24, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 3 और 2 6√2 क्या हो जाएगा, 6√2। T2 क्या आ जाएगा, 6√2। समझे, T2 क्या आ गया, 6√2 आ जाएगा। और घंटा आएगा, क्या आएगा, घंटा, क्योंकि घंटे में। समझ गए, समझे कि नहीं समझे, समझे कि नहीं समझे। समझे, एक और क्वेश्चन करोगे, तो एक और क्वेश्चन करा जाए। चलो करा। The planet Neptune travels around the sun with a period of 165 year, ठीक है। What will be the radius of orbit approximately if the orbit is considered as circular? अरे भाई क्या बढ़िया क्वेश्चन दिया है। मान लो एक कोई प्लेनेट है नेपच्यून, द प्लेनेट नेपच्यून ट्रेवल्स अराउंड सन, अराउंड सन था ना, हाँ अराउंड सन, सन के अराउंड करता है प्लेनेट नेपच्यून, सन के अराउंड, किसके अराउंड, सन के अराउंड 165 साल में, 165 साल में। तो बताओ व्हाट इज द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट अप्रॉक्सीमेटली इफ द ऑर्बिट इज कंसिडर्ड एज सर्कुलर। बस रेडियस पूछ रहा था, रेडियस नेपच्यून का निकालो, बढ़िया क्वेश्चन है, निकालो। जितना भी लोगे अर्थ से लेना, याद रखना, ये नेपच्यून दिया, एक अर्थ का भी ले लो, ये तो मैं नेपट्यून का गिवन है ना, एक तो अर्थ का भी ले लो। अर्थ का कितना होता है सोचो, देखो तुम्हारे पास एक इसका दिया है, तुम्हारे पास प्लेनेट का दिया है, तो देखो मान लो तुमने लिया टी अर्थ, टाइम पीरियड अर्थ का तुमने ले लिया 1 ईयर, कितना ले लिया 1 ईयर, क्योंकि हमने क्या बोला सारा क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू अर्थ लेके चलो, क्योंकि कैप्लर्स लॉ है सब अर्थ के लिए है, ठीक है। और तुम्हारे पास टाइम पीरियड नेपच्यून का दिया है 165 ईयर, ठीक है। बस करो, अब लगाओ टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, करो 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 भाई करो, मेरे दादा करो। मान लो मैंने ले लिया T1/T2 R1/R2 होल क्यूब, इसको ले लिए 1, इसको ले लिए 165 होल स्क्वायर कर लिया, R1 का क्यूब अपॉन में R2 का होल क्यूब कर लिया, ठीक है। हमसे R2 पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, R2 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 R2, क्या करोगे, R2 का होल क्यूब इज इक्वल टू 165 इंटू R1 का क्यूब अपॉन 1, बस निकाल दो, निकला निकला निकला। अरे बे क्या कर रहे हो, गधे हो क्या तुम लोग, स्क्वायर कौन लिखेगा, कंफ्यूज कर रहा हूँ हमको, ये भी स्क्वायर होगा तो 1 × 1 1 होता है। निकालो निकालो, कच्चालू कच्चालू बेटा कहाँ जा रहे हो, करो।
कुछ इतना ही सब लमसम आएगा क्यों? 25, 30, 32, 5 1 5, 8, 6 5 30, 6 36, 36 5 30, 6 6 36, 39, 6 1 6 7 8 9, फिर 1 5 1 6 1 5 2 8 4 12 5 13 13 7 20 2 22 10 और 6 9 11 17, हाँ 27 आएगा, इतना ही आएगा। इसको अप्रोक्स 30 मान ले रहे, 90 कितना 30 मान लो, 27 to 5 तो R2 मान लो मैंने निकाल लिया 30 R1, फिर अप्रोक्स मानो, ख़त्म करो कौन। इसका कुछ मैं 2900 के लमसम ले लेना 27, हाँ तो देखो 2700 के लमसम आ गया ना, 2700 के लमसम आ गया ना, तो बस लगा दो, हो तो गया। समझ गए? कितना मिनट हो गए? समझ गए ना? समझे कि नहीं समझे? बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस तो देखो, मैं आगे क्वेश्चन होंगे तो मैं कराता हूँ, 2 मिनट वेट करो, क्योंकि मुझे क्वेश्चन याद, मेरा इतना एक्सपीरियंस नहीं है भाई, मैं सिंपल बोलता हूँ। मुझे क्योंकि कंटेंट पूरा देना है, क्योंकि मुझे क्वेश्चन सब याद तो रहते नहीं है यार, मैं तुमको कॉन्सेप्ट बता सकता हूँ, क्वेश्चंस तो याद रहता नहीं। टीचरों को, अगर टीचर इतना साथ लड़ता तुमको क्वेश्चन नहीं होता, हाँ भाई ये क्वेश्चन है, 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 ये क्वेश्चन है। अब देखो मान लो वही वाला क्वेश्चन के पिछले बार की वाला क्वेश्चन है, हाँ टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड देखो टाइम पीरियड कुछ टी गिवन है, क्या गिवन है? टी, और रेडियस ऑफ अर्थ जो है वो तुम्हें, रेडियस ऑफ अर्थ तो आर होता है, क्या होता है? आर, पर एक दिया हुआ है अबव द, इसका जो टाइम पीरियड टी है ये दिया हुआ है अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ कितना होता था, मतलब दिया है 8R, 8R कितना दिया है? अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ का दिया हुआ है 8R, और R है रेडियस ऑफ द अर्थ। तो बता, पूछ रहा है टाइम पीरियड बताओ दूसरे सैटेलाइट का जो हाइट है, टाइम पीरियड, ये पहले सैटेलाइट का, ये जो रिलेशन है ये दिया हुआ है फर्स्ट सैटेलाइट, और अब तुमसे टाइम पीरियड पूछ रहा है दूसरे सैटेलाइट, अनदर सैटेलाइट का पूछ रहा है टाइम पीरियड, अनदर सैटेलाइट। दूसरे सैटेलाइट का तुमसे टाइम पीरियड पूछ रहा है, और उसका जो रेडियस अर्थ है वो भी कितना दिया है, वो भी रेडियस ऑफ द अर्थ मतलब आर हो गया, और जो अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ दिया है, क्या अबव द सरफेस ऑफ अर्थ दिए, तुम्हें दिया है 2.5R, 3.5R, सॉरी, ये हाइट दिया है, हाइट अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, ये भी हाइट है। चलो करो 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 करो, एक और क्वेश्चन है, रेशियो दिया है मीन डिस्टेंस का, किसका? मीन डिस्टेंस का, 0.5 रेशियो 1 रेशियो 1.5, टाइम पीरियड पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? टाइम पीरियड बताओ, स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड, सॉरी स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड्स, square of time periods are in the ratio of
जल्दी करो, जल्दी जल्दी। हो गया? चलो 1 2 3। अब सब लोग कर ही लिए होंगे लमसम। इसका क्या है, इसका बताओ। इसका भी हो गया, इसका भी हो गया होगा। ये पहले छोटा वाला पता कर लो। ये पूछ ही रहा है, स्क्वायर टाइम पीरियड पूछ रहा है, आर क्यूब कर दो। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1/2 1 कैसे, तो 3/2 लिख सकते हैं। हाँ सर लिख लो। सबका क्या कर दो, क्यूब रूट, क्यूब क्यूब और क्यूब। ठीक है, तो कितना हो गया, 1/8 1 और 27/8 हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? हाँ सर हो गया, बस ख़त्म। यही आंसर ही है, यही आंसर है। और इसको पहले सिंप्लीफाई कर लो। क्या करो, और सिंप्लीफाई कर लो। 2 है, पहले क्या करो, 2 को पहले इसे भूल लो, क्यूब भूल लो। पहले 2 का एलसीएम ले लो, तो 1:2:3 ये कर लो। नहीं तो जो मैं बता रहा था, मैं पूछ रहा कि 1/8 कर लूँ, 1 कर लूँ और 3 जाना है 27/8 कर लें। 8 का एलसीएम ले लें, 1 आ गया, 1 आ गया, अरे 8 आ गया और 27 आ गया। तो 1:8:27 हो गया। क्या हो गया, 1:8:27 हो गया। और आर का क्या कर, तुम क्यूब रूट कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्यूब रूट तो क्या लिखोगे, 1 2 3। क्यूब रूट कर दोगे तो क्या आ गया, 1 2 3। नहीं तो ये पहले तो ये गलत है, ये सही है। जिसका ये आया है वो सही है, समझ गया ना। 1:8:27। और ये वाला तो आराम से हो गया होगा, इसमें तो कुछ है ही नहीं, यही करना होगा, और कुछ तो किए नहीं होगे। अब ये पूछ रहा है, हाइट पूछ रहा है, तो क्या करोगे। सबसे पहले इसका सर इसका देखो t² दिया हुआ है, हाँ भाई दिया हुआ है। सर इसका हमसे पूछ रहा है, हाँ भाई पूछ रहा है, सही पूछ रहे हो। t' का होल इसका, सर ये हमसे पूछ रहा है, हाँ। अब सर देखो ये 8r + 9r, सर ये हो जाएगा 9r × 9r × 9r। हाँ भाई ये भी हो जाएगा, एकदम सही है यार। और सर इसका देखो ये 3.5 + r, सर ये कितना हो गया, 4.5r × सर 4.5r × 4.5r। सर ये r से कट गया। सर ये भी काट दो 0.5 से। तो चलिए ये क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिया है ना। क्या करना था, कुछ नहीं, t' था। और जो इस टाइम पीरियड को जो हम लोग रखेंगे यहाँ पर जो t, वो क्या रखेंगे, 24 आवर। सर 24 आवर क्यों रख रहे हैं, कि भाई यार ये मैंने बताया नहीं आप लोगों को, ये मुझसे कहीं गलती हो गई। जब भी अर्थ का, जब भी सैटेलाइट का, जब भी टाइम पीरियड पूछेगा ना, किसका, सैटेलाइट का, कभी भी क्वेश्चन में आपको दे दे सैटेलाइट का टाइम पीरियड बताओ, तो आप लोग उसको 24 आवर रखोगे। कितना रखोगे, 24 आवर, समझ गए। कितना रखोगे, 24 घंटा। ठीक है, तो ये हो गया 24, तो 24 × 24 इंटू ये तो आर सब कट गया, इंटू 0.125 कितना, इंटू 0.125 इज इक्वल टू t' का स्क्वायर। और ये पॉइंट जाएगा नीचे, आ जाएगा 1000, तो 25 200 5 40 1 8 8 से ये कटा 3, तो 3 चौके 12, 3 2 6 72। तो क्या आ जाएगा, 72 इज इक्वल टू t' स्क्वायर। ठीक है, 72 इज इक्वल टू t' का होल स्क्वायर। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, हाइट टाइम पीरियड बताना है एबव सैटेलाइट, मतलब टाइम पीरियड हमें बताना है दूसरे सैटेलाइट का। टाइम पीरियड बताना है, t² तो बताना नहीं है क्या, t²। अब सर इसका वो निकालो, रूट कैसे निकालोगे, रूट बताओ। 72 है तो 8 8 जा 64, अरे क्योंकि रूट में आंसर निकालना है ना, पॉइंट में तो निकालना नहीं, तो सिंपल एलसीएम निकाल लो। 2 36 2 18 2 9 3 3 3 1, सर ये 2 2 ये 3, तो 6√2 कितना आ जाएगा, t' सर आ जाएगा 6√2 आवर्स। क्योंकि जो ये टाइम पीरियड जो अर्थ का ये 24 आवर है ना, कितना है 24 आवर है सर, तो सर ये भी क्या हो जाएगा 6√2 आवर। कर तो ली, समझ गए।
और क्वेश्चन कराना है कि रहने दें? हैं, जैसा आप लोग बोलो वैसा कराएं। जल्दी बोलो जल्दी, आवाज़ आप लोगों की यहाँ तक नहीं आ रही है। मैं जल्दी बोलो, आवाज़ यहाँ तक पहुँच ही नहीं रही है। कराना है, चलो कर लो फिर, कराएं। चलो एक क्वेश्चन और कर लो, इजी इजी क्वेश्चन करा रहे हैं हम, कहाँ ज़्यादा टफ करा है? टफ करा है नहीं ना? बस वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को नोट करो और करो। मैं खुद, अब ऐसे भी मैं टाइम दे देता क्योंकि मुझे क्वेश्चन देखना पड़ता है ना यार, कि कौन सा क्वेश्चन कराना है कौन सा नहीं कराना है, बुक से मैं देखता हूँ। अब ऐसे तो कराना दें कोई भी बेकार सा क्वेश्चन, तो कोई बेकार नहीं होते, तो मैं बता दे, क्वेश्चन सारे बढ़िया ही होते हैं। एक क्वेश्चन दिया है, लिखो, द पीरियड ऑफ, क्या दिया है? द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ सन, द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ, द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ सन ना, ऑफ प्लैनेट ए, ऑफ प्लैनेट ए around the sun is 8 times of b, is 8 times of b। ठीक है, तो बताओ द डिस्टेंस ऑफ a from the sun is how many times greater than b। द डिस्टेंस ऑफ, लास्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है। द डिस्टेंस ऑफ a is how much, the distance of a is the distance of a from the sun, the distance of a from the sun, the distance of a from the sun is how much greater than b। चलो जल्दी बताओ, जल्दी से जल्दी बताओ। बस 2 मिनट और है, 1 2 हो गया। क्वेश्चन करो, सॉल्यूशन। कुछ था थोड़े ना, क्या था? द पीरियड ऑफ एक टाइम पीरियड ए का दे दिया, कितना दे दिया? 8 टाइम्स दे दिया है। टी बी का हमें क्या दिया है? टी दे दिया, कितना? टी दे दिया, ठीक है। और उसके बाद डिस्टेंस ऑफ ए पूछ रहा है हमसे, क्या पूछ रहा है? डिस्टेंस ऑफ ए दे पूछ रहा है। कुछ करना, टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, करो, निकालो, ट्राई करो, वापस करो। टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, अब करो। अब तो मैंने सब गिवन भी कर दिया, अब तो कर पाओगे कि अब भी नहीं कर पाओगे? टी ए कितना है? 8 ऑफ टी बी, और टी बी क्योंकि हमको क्या क्वेश्चन में दिया उसे आपसे कर लो, हो तो गया है, समझे? ये कितना? टी बी टी है और टी ए क्या है? 8 टी बी मान लो, और टी बी क्या पूछ रहा है हमसे? द पीरियड रोटेशन ऑफ प्लैनेट ए अराउंड द सन इज 8 टाइम्स ऑफ बी। जो प्लैनेट ए है वो 8 गुना है बी के, मतलब टी ए बोला हुआ है 8 गुना है टी बी के, क्वेश्चन में यही बोला हुआ है। मतलब एक तरीके से बोला हुआ है टी ए अपॉन टी बी मुझे 8/1 दिया है, कितना? 8/1, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है, ये दिया हुआ है। और हमसे पूछ रहा है डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम द सन इज हाउ मच, मतलब आर ए अपॉन आर बी हमसे पूछ रहा है, ये हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? आर क्यूब होता है, तो बस अब ये लगा दो। अब ये तो टी अपॉन टी बी दे दिया है, तो क्या करोगे, क्या करोगे, क्या करोगे, क्या करोगे? हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे? नहीं, हवन नहीं करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। कैसे करेंगे? सर टी ए अपॉन टी बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर ए अपॉन आर बी का होल क्यूब। अब सर हमसे ये पूछ रहा है, हाँ भाई पूछ रहा है, सर कैसे करें सर बताइए आप। भाई क्यों बताएं, खुद से करो। टी ए अपॉन टी बी होल स्क्वायर 2/3 इज इक्वल टू आर ए बाई आर बी, ठीक है। तो टी ए बाई टी बी कितना दिया है सर? 8 दिया है, वेरी गुड यार। तो करो, किससे पूछ रहे हो फिर? 8 होल 2/3 इज इक्वल टू आर ए बाई आर बी। सर इसको सर ना 2 का क्यूब भी तो लिख सकते हैं। अरे वेरी गुड यार, 2 का क्यूब लिखो। 2 का क्यूब इंटू 2/3 इज इक्वल टू आर ए बाई आर बी। क्यूब से क्यूब कटा तो क्या आ गया? 4 आ गया।
4 इज इक्वल टू आर ए बाई आर बी। आ गया। तो द डिस्टेंस ऑफ ए फंक्शन इज हाउ मच ग्रेटर देन हाउ मच 4 टाइम्स, कितना 4 टाइम्स। आ गया। चलो फिर ऐसे क्वेश्चन और ट्राई करते रहें, आप लोग और क्वेश्चन लगाए, जितना ज़्यादा आप लोग क्वेश्चन लगाए उतना ज़्यादा प्रैक्टिस होगा। ये मत बोलिए प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। एक कहानी सुना है, हिटलर की कहानी सुनाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्लास में सुनाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आपको हम हिटलर की कहानी सुनाएंगे। प्रैक्टिस पर करते रहिएगा, हिटलर क्वेश्चन करिए तो हिटलर की कहानी सुनाएंगे, ठीक है। चलिए तो बढ़िया से पढ़ाई करिए, मज़ेदार से। चलिए फिर ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में ग्रेविटेशंस के। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, मतलब F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। जी का क्या वैल्यू होता है, m का क्या होता है, m1 m2 क्या डालेंगे सर, r क्या डालेंगे, ये सब पढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। तो चलो बढ़िया से एकदम खूब पढ़ाई करिए, खूब मेहनत करिए, डिस्ट्रैक्ट मत होइएगा बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो फिर पढ़ाई करिए, ठीक है। चलिए फिर, जय हिंद, जय भारत।